भारत की सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की इतिहास और उनका महत्व को आइए इस वीडियो में हम जानते हैं। आप लोगों से एक छोटी सी अपील है, वीडियो देख रहे हैं तो लास्ट तक जरूर देखें ताकि सब कुछ समझ आ सके। KB अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। इतिहास के झरोखे से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रति सम्मान, प्रशंसा और प्यार प्रकट करते हुए इस दिन को महिलाओं के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक उपलब्धियों एवं संघर्ष के उपलक्ष्य में उनकी हौसला अफजाई के तौर पर मनाया जाता है। अमेरिका में सोशलिस्ट पार्टी के आह्वान पर यह दिवस सबसे पहले 28 फरवरी 1909 को मनाया गया। इसके बाद ये फरवरी के आखिरी इतवार के दिन मनाया जाने लगा। 1910 में सोशलिस्ट इंटरनेशनल के कोपेनहेगन सम्मेलन में इसे अंतर्राष्ट्रीय दर्जा दिया गया। उस समय इसका प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार को दिलवाना था, क्योंकि उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। 1917 में रूस की महिलाओं ने महिला दिवस पर रोटी और कपड़े के लिए हड़ताल पर जाने का फैसला किया। ये हड़ताल भी ऐतिहासिक थी। जार ने सत्ता छोड़ी, अंतरिम सरकार ने महिलाओं को वोट देने के लिए अधिकार दिया। इस समय रूस में जूलियन कैलेंडर चलता था और बाकी दुनिया में ग्रेगरियन कैलेंडर। इन दोनों की तारीखों में कुछ अंतर है। जूलियन कैलेंडर के मुताबिक 1917 की फरवरी का आखिरी इतवार 23 फरवरी को था, जबकि ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार उस दिन 8 मार्च को था। उस समय पूरी दुनिया में, यहाँ तक रूस में भी ग्रेगरियन कैलेंडर चलता था, इसलिए 8 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। महिला दिवस अब सभी देशों में, लगभग विकसित देशों में मनाया जाता है। वास्तव में ये दिन महिलाओं को उसकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए अथक प्रयास किए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी महिलाओं के समान अधिकार बढ़ावा और सुरक्षा देने के लिए विश्व भर में कुछ नीतियां, कार्यक्रम और मापदंड निर्धारित किए हैं। भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। भारत के परिप्रेक्ष्य में महिला दिवस सृष्टि सृजन में यदि किसी का योगदान है तो वह नारी का है। अपने जीवन को दांव पर लगाकर एक जीवन को जन्म देने का साहस और सामर्थ्य सिर्फ प्रकृति ने केवल महिला को प्रदान किया है। हालांकि तथाकथित पुरुष प्रधान समाज में नारी की ये शक्ति उसकी सबसे बड़ी कमजोरी मानी जाती है। आज समाज के दोहरे मापदंड नारी को एक तरफ पूजनीय बताते हैं तो दूसरी ओर उसका शोषण करते हैं। ये नारी जाति का अपमान है। औरत समाज से वही सम्मान पाने की अधिकारिणी है जो समाज पुरुषों को उसकी अनेकों गलतियों के बाद भी पुनः एक अच्छा आदमी बनने का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारी को इंसान के रूप में देखने का प्रयास संभवतः कम ही हुए हैं। पुरुष के बराबर स्थान एवं अधिकारों की मांग ने भी उसे अत्यधिक छला है। वो आज तक इंसान का स्थान प्राप्त करने से भी वंचित रही है। भारतीय परिवार एवं जनजीवन के मुख्य केंद्र धुरी नारी ही रही है। परिवार का पोषण, खुशहाली, विश्राम, यहाँ तक कि शिक्षा भी नारी के ऊपर चतुर्दिक रूप से निर्भर करती है। यहाँ तक कि संस्कृति, परंपरा इत्यादि नारी के कारण ही पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती है। भारतीय समाज में नारी को आदर्श, त्याग, सहनशीलता के प्रतिमूर्ति के रूप में देखा गया है। नारी धैर्य, त्याग, समता, क्षमा, स्नेह, ममता, समर्पण, सहनशीलता, करुणा, दया, परिश्रमशीलता आदि गुणों से परिपूर्ण है। महादेवी वर्मा ने कहा है कि नारी केवल एक नारी ही नहीं, अपितु वो काव्य और प्रेम की प्रतिमूर्ति है। पुरुष विजय का भूखा होता है और नारी समर्पण की। भारत में सालों की पराधीनता के कारण महिलाएं अभी तक
समाज में पूरी तरह वो स्थान प्राप्त नहीं कर सकी हैं जो उन्हें मिलना चाहिए, और जहां दहेज की वजह से कितने ही बहू बेटियों को जान से हाथ धोने पड़ते हैं एवं बलात्कार आदि की घटनाएं भी होती रहती हैं, वही हमारी सभ्यता और सांस्कृतिक परंपराओं के कारण सदियों से समय की धार पर चलती हुई नारी अनेक विडंबनाओं और विसंगतियों के बीच जीती रही हैं। पूज्य, भोग्य, सहचरी, सहधर्मिणी, माँ, बहन एवं अर्धांगिनी, इन सभी रूपों में उनका शोषित और दमित स्वरूप ही सामने आता है। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय होने लगी। बाल विवाह, बहु विवाह, पर्दा प्रथा, अनमोल विवाह, उत्तराधिकार की शून्यता, विभिन्न तरह के प्रतिबंध, सामाजिक नीति नियमों से नारी अपनी स्वतंत्रता खो चुकी थी। अब वो केवल भोग की वस्तु बन चुकी है। 19वीं सदी के पुनर्जागरण काल कहा जा सकता है। इस काल में अनेकों आंदोलन के कारण नारी की स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ, फिर भी उनकी स्थिति अत्यंत दयनीय रही। इस स्थिति पर मैथिली शरण गुप्ता ने लिखा, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध और आंखों में पानी। नैसर्गिक रूप से स्त्री पुरुष एक दूसरे के पूरक ही हैं। जिस आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में मनुष्य अपने व्यक्तित्व की नई ऊंचाइयों छू रहा है, उसके निर्माण में भी स्त्री की भूमिका दूसरे दर्जे की मानी जाती है। हमारे अपने देश में भी जब से देश के आधुनिक राष्ट्र में परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है, तभी से हम स्त्रियों को सामाजिक राजनीतिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भूमिका निभाते पाते हैं। बात यह है कि जब इन प्रक्रियाओं को इतिहास या राष्ट्रीय माइथोलॉजी का रूप दिया जाता है, तब स्त्रियों को केवल पुरुष की प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। फिर अधिक से अधिक ऐसी वीरांगनाओं के रूप में जिन्हें परिस्थितियां पराक्रम के लिए बाध्य कर देती है। ये इस बात की एक और प्रमाण है कि भारतीय समाज में प्रगति और जड़ता का द्वंद्व परंपरा बनाम आधुनिकता की द्वंद्व का पर्यायवाची नहीं है। परस्पर में निहित जड़ता, प्रगतिहीनता और अमानवीयता के पहलू तो अपनी जगह है ही, लेकिन आधुनिकता में भी सब कुछ गतिशील प्रगतिशील हो ऐसा नहीं है। उल्टे हमारे समाज में आई आधुनिकता के सामाजिक आधार पर उसके बौद्धिक स्रोतों की बदौलत उस आधुनिकता का दक्षिणपंथी प्रतिक्रियावादी पहलू उसके प्रगतिशील पहलू से कहीं अधिक प्रचंड है। जातिवाद विरोध के नाम पर सवर्ण जातिवाद के बेशरम वकालत हो या सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर फासिस्ट मिजाज की चट्टानी संवेदनशीलता ने ऐसी तमाम समाज तोड़क और पीछे देखूं प्रवृत्तियों का सामाजिक आधार और बौद्धिक तेज हमारे परम आधुनिक भद्रलोक द्वारा ही सप्लाई किया जाता है। इस पृष्ठभूमि के साथ हम ये कड़वी सच्चाई याद करें कि पारंपरिक हो या आधुनिक, संसार की सभी सभ्यताएं महिला की दृष्टि से ओछी प्रतीत होती है और पाखंडी भी। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते के दावेदार हो या स्त्री को गुलामी से आज़ाद कर शरीर के हयात बनाने के दावेदार अपनी आत्मा में झांक कर देखें तो समझ आएगा कि स्त्री को देवी बनाने की सभी प्रोजेक्ट असल में उसे व्यक्तित्व से वंचित करने की प्रोजेक्ट है। स्त्री की आत्मा, सजगता और आराम ही इस देवी मार्का छल से मुक्त होकर व्यक्तित्व तलाशने की बेचैनी से होता है। किसी आत्मा सजगता की कोशिश की रेखाएं आधुनिक सभ्यता में तो है ही, पारंपरिक सभ्यताओं में भी है। ऐसी कोशिश की तार्किक परिणित होनी चाहिए। सामाजिक राजनीतिक स्वतंत्रता में स्त्री व्यक्तित्व की बराबर की हैसियत एक सहज स्वाभाविक अधिकार के रूप में, किसी की कृपा के रूप में नहीं। आज़ादी के आंदोलन के समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों एवं अछूतों के अधिकार, अस्तित्व तथा सम्मान की लड़ाई के साथ साथ ही महिलाओं के अधिकार एवं समानता की लड़ाई भी लड़ रहे थे। इसलिए उनके किसी भी आंदोलन में महिलाएं पुरुषों से कमतर भाग नहीं लेती थी, बल्कि उनके कंधों से कंधे मिलाकर आंदोलन को सफल बनाने में योगदान करती थी। इतना ही नहीं, आज़ादी की लड़ाई में भी महिलाओं ने
बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं ने जितनी बड़ी संख्या में भाग लिया, उससे सिद्ध होता है कि समय आने पर नारी ममत्व और करुणा को विद्रोह की हुंकार में तब्दील कर राष्ट्रीय अखंडता को अक्षुण्ण बनाने में अपना संपूर्ण समर्पित कर सकती हैं। क्रांतिकारियों के सहयोग देने वाली अनेक महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दिया था। इतिहास साक्षी है, जब जब समाज और राष्ट्र ने नारी को अवसर तथा अधिकार दिया है, तब तब नारी ने विश्व के समक्ष श्रेष्ठ उदाहरण ही प्रस्तुत किया है। आज हम नारी जागृति, नारी सम्मान की बात करते हैं। बड़े अधिकारी, नेतागण, अन्य सभी बुद्धिजीवी लोग सभाओं, गोष्ठियों एवं मंचों पर नारी की सम्मान, अधिकार, महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर उछलेदार भाषण झाड़ते हैं, लेकिन इस पुरुष प्रधान समाज का नारी के प्रति वास्तविक नजरिया कुछ और होती है। इस देश में हमेशा स्त्री को माँ, बहन या बेटी के रूप में देखा गया है। फिर भी इतिहास गवाह है कि पारंपरिक और सामाजिक दृष्टिकोण से स्त्रियों की हमेशा उपेक्षा ही की गई है। मानव समाज की सबसे पुरानी और सबसे व्यापक गलतियों में से एक मुख्य गलती यह है कि आज तक भारतीय नारी के साथ समानता और न्याय का व्यवहार नहीं किया गया है। भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के विनम्र प्रावधानों के माध्यम से ये सुनिश्चित करने का निश्चय किया कि सभी को सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक न्याय प्राप्त हो सके, ताकि प्रत्येक भारतवासी को स्वतंत्रता के साथ साथ अवसर की समानता का आनंद भी मिल सके। इसलिए भारत के संविधान की उद्देशिका मूल अधिकारों तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में ऐसे प्रावधान किए गए हैं जिसमें महिलाओं, अल्पसंख्यकों और समाज के निर्बल वर्गों को आगे आने का अवसर मिल सके, ताकि वो भी देश की मुख्य धारा से जुड़ सके। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का मानना था कि वही राष्ट्र प्रगति कर सकता है जिसमें महिलाओं को प्रगति करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों एवं अछूतों के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि सदियों से दमित, शोषित नारी के अधिकारों एवं समानता की भी पुरजोर लड़ाई लड़ी। इसलिए संविधान निर्माण के समय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये जरूरी समझा, राष्ट्र को मजबूत, संगठित एवं प्रगतिशील बनाने के लिए महिलाओं, युवतियों एवं बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण एवं उन्नति के लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ताकि उनका पिछड़ापन समाप्त हो सके। महिलाओं को मताधिकार एवं सरकार में भागीदारी का अधिकार अनेक देशों, जैसे विशेषकर इस्लामिक देशों की महिलाओं से पहले प्राप्त था। केवल सामाजिक समानता के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं को आवश्यक, पर्याप्त एवं प्रभावी समानता प्राप्त नहीं हो सकी है। दूसरी ओर महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार एवं अपराधों में निरंतर वृद्धि हो रही है, जो कि चिंता का विषय है। ये स्थिति तब और सोचनीय हो जाती है जब संविधान के भाग 3 में उल्लेखित मूल अधिकारों में स्पष्ट व्यवस्था की समानता के अधिकार के अंतर्गत भारतवर्ष में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 एवं राज्य किसी भारतीय नागरिक के विरुद्ध केवल लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद 15 इसी अनुच्छेद के भाग 3 में ये भी स्पष्ट किया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से नहीं रोकेगी। अब समय आ गया है महिलाओं को अधिकार देने एवं उन्हें लैंगिक भेदभाव से मुक्ति दिलाने के मार्ग में आने वाली बाधाओं तथा अन्य खामियों पर भी विचार किया जाए। इस बात को समझा जाना चाहिए कि केवल साधनों की उपलब्धियां तथा महिलाओं की उन तक पहुंचने से ही वंचित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, बल्कि इस सब के लिए जरूरी है कि लोगों की सोच में एक व्यापक परिवर्तन लाया जाए। विशेषकर पुरुषों की सोच में परिवर्तन की व्यापक रूप से आवश्यकता है। सोच में ये परिवर्तन केवल सरकारी योजनाओं तथा कानून से ही संभव नहीं हो सकता है।
इस मामलों में तो जनता की व्यापक सहभागिता आवश्यक है, लोगों में जन जागरूकता आवश्यक है। विशेषज्ञों ने इस बात को पाया है कि महिलाओं की प्रश्रयता, उनका शोषण तथा समाज की गतिविधियों में उनकी सीमित सहभागिता का कारण महिलाओं की अपनी अक्षमता अथवा इस देश में आगे न बढ़ने देने का पुरुषों का षड्यंत्र नहीं है, अपितु हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की प्रणाली तथा उसके कारण सामाजिक आचार विचार ने ही महिलाओं के प्रति एक दुराग्राही भावनाओं को बढ़ावा दिया है। हमारा भारतीय समाज ऐसा ही, इसमें लड़के को ही प्राथमिकता दी जाती है, लड़के को ही आगे वंश चलाने वाला तथा परिवार की विरासत आदि का उत्तराधिकारी माना जाता है। ये देखा गया है कि इस प्रकार की स्थितियों में पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं को द्वयम दर्जा समझा जाता है। इसका परिणाम ये होता है कि जब कभी लड़कियों के ऊपर परिवार के भरण पोषण के लिए आजीविका कमाने की जिम्मेदारी आती है तो वो कामकाज के लिए अपने आप को प्रशिक्षित नहीं पाती है या पर्याप्त कौशल पाने में सक्षम नहीं होती है। इसका परिणाम ये होता है कि रोजगार के क्षेत्रों में शोषण का शिकार होती है। उसके अतिरिक्त हमारे समाज की अपनी कुछ रीतियां हैं जो कि महिलाओं के प्रति भेदभाव को बढ़ाती है। इनमें दहेज प्रथा, लड़के के जन्म पर समारोह तथा लड़की के जन्म पर अप्रसन्नता व्यक्त करना, पुरुष द्वारा ही सामाजिक एवं धार्मिक कृत्य करना, पर्दा प्रथा, गर्भस्थ शिशुओं का लिंग परीक्षण तथा बालिका भ्रूणों का गर्भपात, लड़के के लिए इलाज तथा अन्य उपचार आदि नैतिकता और चरित्र के बारे में महिलाओं और पुरुषों के प्रति दोहरे मापदंड, लड़कियों और महिलाओं के लिए अनेक सामाजिक वर्जनाएं तथा पुरुषों के लिए स्वच्छंदता आदि शामिल है। इसके अलावा महिलाओं से कई अन्य क्षेत्रों में भी भेदभाव होता है। भले ही कानून इस प्रकार के भेदभाव को वर्जित करता है, लेकिन रोजगार और संपत्ति के अधिकार में इस प्रकार का भेदभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। जहां तक पैतृक संपत्ति का मामला है, पुरुष ही वहां संपत्ति का वारिस और नियंत्रण करता होता है। इसी प्रकार रोजगार के क्षेत्र में भी महिलाओं को समान अवसर दिए जाने की बात कही जाती है, लेकिन वास्तविकता यह है कि वहाँ भी उनसे भेदभाव होता है। ऐसे भी कोई अवसर आते ही जबकि उनका कई तरीकों से शोषण होता है। अगर हमें स्थितियों में सुधार करना है तो हमें अपनी सोच में परिवर्तन करना होगा और लड़के लड़की के बीच में भेदभाव को खत्म करना होगा। आज महिलाएं अपनी संवादहीनता, संकोच एवं भीरुता से मुक्त होकर सुदृढ़ समाज के सृजन, समस्त सामाजिक कार्यों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो इनसे अछूता है। आज नारी पुरुषों के समान ही सुरक्षित, सक्षम एवं सफल है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो या साहित्य, चिकित्सा, सेना, पुलिस, प्रशासन, व्यापक समाज सुधारक, पत्रकारिता, मीडिया एवं कला का क्षेत्र हो। नारी की योग्यता एवं उपस्थिति अपना प्रत्यक्ष परिचय प्रस्तुत कर रही है। घर परिवार से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक उसकी कीर्ति पताका लहरा रही है। उन्नत राष्ट्र की कल्पना तभी की जा सकती है जब महिला सशक्त होकर राष्ट्र को सशक्त बनाने में बराबर से पुरुषों के साथ योगदान दे। नारी की बुद्धिमत्ता पर गोल्डस्मिथ ने कहा है, स्त्री पुरुषों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होती है क्योंकि वो जानती कम और समझती अधिक है। आज जरूरत है नारी को समय की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। आज भी नारी ममतामयी है, त्यागमयी है। नारी त्याग और साधना के बलबूतों पर समाज के प्रत्येक पहलू से जुड़ी हुई है। वो पढ़ी लिखी हैं, आत्मनिर्भर हैं, अपने अधिकारों एवं कर्तव्य के प्रति सचेत हैं, संघर्षरत हैं। अद्यापि नारी शिक्षा से आज कामकाजी महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। हमारे समाज में उनकी निस्वार्थ सेवा हर क्षेत्र में है। तथापि वो नौकरी पेशा न होकर गृहिणी होते हुए भी घरेलू दायित्वों को निर्वहन निष्ठापूर्वक करती हैं, किंतु फिर भी उन्हें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाएं
दो दोहरे स्तर पर पारिवारिक और सामाजिक शोषण की शिकार हैं। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे भारतीय नारी की भी कदम आगे बढ़ रहे हैं। आज वो देवी नहीं बनना चाहती है, वो सही और सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान बनना चाहती है। महिला दिवस मनाना तभी सार्थक होगा जब नारी को पुरुष की समक्ष समान या समानता प्राप्त हो। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।